हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि 12th के बाद किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अब आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दी जाएगी। अगर आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। अब एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हम आपके लिए प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन आज हम ये स्पेसिफिक लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जिनको CUET एंट्रेंस एग्जाम को ऑनलाइन फिल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि कहां पर ये फिल किया जाएगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, फिल करने का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के अलावा कैसे आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं, कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है। और ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपको हम ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट देख लिया ना तो और कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी जानकारी हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है। एक चीज यहां पर ध्यान देना, जब आप CUET की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रखना, एक एक डिटेल ध्यान से फिल करना, क्योंकि एक बार गलती हो गई, आपने फाइनल पेमेंट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली तो आप अपना फॉर्म करेक्ट नहीं कर सकते। ये गाइडलाइंस स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। गवर्नमेंट ने बार बार लिखा है अपने नोटिफिकेशन में, गवर्नमेंट ने बार बार बताया है कि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, फाइनल आपने अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका नेम, आपका जो भी डिटेल है वो करेक्ट नहीं हो सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो करेक्ट नहीं हो सकता, और फिर आप नया फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, क्योंकि आपका मोबाइल और आपका ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। जो आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया ना, उसके साथ आपका मोबाइल और आपका जो ईमेल है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो अब आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर CUET एग्जाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। तो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन बिल्कुल डिटेल में होगी, ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे तो पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो आपकी है एलिजिबिलिटी। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहां की एलिजिबिलिटी आप जरूर एक बार चेक करना। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपके एलिजिबिलिटी में पहला क्या आता है, यहां पर कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितनी भी एज के हो आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अपीयरिंग इन 2022 की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यानी या तो आप 12th पास कर चुके हो, अगर पास कर चुके हो तो उसका रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक पास नहीं किया है, आपके पास 12th का रिजल्ट नहीं है, जो कि नॉर्मली नहीं है अभी आपके पास, तो आप 12th के एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हो 2022 के लिए, तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हो ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो दिल्ली की है, चाहे गुजरात की है, चाहे पंजाब की है, कहीं की भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक एज क्राइटेरिया बनाया है। वो एलिजिबिलिटी आप एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने एलिजिबिलिटी चेक नहीं की और आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, चाहे आपने फीस भी पे कर दी है, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं थे, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पहली चीज अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना हर एक यूनिवर्सिटी में जाकर, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो। और एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, 1, 4, 5 जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो,
एज पर योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अगर आपने एलिजिबिलिटी फुलफिल कर ली है, इसके अलावा आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट डाउन कर लेने हैं। नंबर 1, आप जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहां का अपना रूल है। दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जहां पर भी आप अप्लाई करना चाहते हो, जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहां पर हर यूनिवर्सिटी ने अपनी अपनी जो कैटेगरीज हैं, जो कोटा है, जो रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अपने अपने बनाए हैं अलग अलग। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो वहां पर ये सारी चीजें एक बार जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक बार जरूर मैच कर लेना चाहिए। एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। तीसरी, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेस द एलिजिबिलिटी। अप्लाई करने से पहले, रजिस्टर करने से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करनी है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की साइट पे जा सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज के नेम आपको ऑलरेडी हमने बता दिए हैं, फिर भी हम आगे थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। नेक्स्ट, एक चीज ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगी। एडमिशन मेरिट बेसिस के ऊपर मिलेगी। आपने सिर्फ एग्जाम पास किया है, इसका गारंटी नहीं है कि एग्जाम पास करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगी। ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एडमिशन मिलेगी। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको रजिस्टर करने से पहले आपके हाथ में चाहिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है अभी अपने पास रख लीजिए। वीडियो देखते देखते साथ में अपना फॉर्म भी फिल करते जाइए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, और साथ में मैंने वो डिटेल भी मेंशन कर दी है जिस डिटेल में डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास 12th क्लास का इंस्टीट्यूट, बोर्ड नेम और स्कूल नेम होना चाहिए। आप 12th कहां से कर रहे हो, कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, कौन से बोर्ड से कर रहे हो, वो आपका स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या फिर इंटरनेशनल बोर्ड है, कोई भी, वो आपको नेम पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट अगर है तो भी काम की नहीं है, क्योंकि 12th की मार्कशीट उन्होंने नहीं मांगी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो 12th में अभी अपीयर होने वाले हैं, तो उनके पास रिजल्ट नहीं है। आपके पास 10th का रिजल्ट तो होगा ना, तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 10th के जो मार्क्स डिटेल हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके पास इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, आपके पास इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, और वो उस पीडीएफ का साइज 50 KB से 300 KB होना चाहिए। स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, अगर आप किसी अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के आप नहीं हो, एससी, ओबीसी, एसटीसी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो भी पीडीएफ फॉर्म में। इमेज नहीं होनी चाहिए, इमेज अपलोड नहीं कर पाओगे। पीडीएफ होनी चाहिए 50 KB से 300 KB के साइज के बीच में। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसे होनी चाहिए? 80% आपका फेस होना चाहिए, 20% आपकी इतनी बॉडी होनी चाहिए। जैसे अभी आपको मेरी इमेज दिख रही है ना, लगभग इतनी ही। आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, या फिर आपकी पूरी की पूरी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। जो कंडीशंस लिखी हैं वो फुलफिल करना, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, या फिर पूरी की पूरी इमेज ही ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, और वो स्कैन्ड होनी चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, और उसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मिनिमम है 50, 10 KB, लेकिन आपको इतनी नहीं रखनी है, लगभग 290 KB तो आप रख लेना। यहां पर भी 290, बिल्कुल हाई नहीं रखनी है, ये ना हो कि पूरी की पूरी 300 ही रखो, 300 से थोड़ा कम, और ये नहीं है कि पूरी 50 ही रखो, बहुत कम भी नहीं रखने क्योंकि क्वालिटी बहुत कम हो जाएगी। ऐसे ही पासपोर्ट साइज यहां पर आप 190 KB। नेक्स्ट, आपके स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, जो आपके ऑथेंटिक सिग्नेचर्स होते हैं,
उसको भी स्कैन करके आपने अपलोड करना है जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में। उसकी साइज होनी चाहिए 4 KB से 30 KB। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में पीडीएफ फॉर्म होनी चाहिए, जेपीईजी या इमेज नहीं, पीडीएफ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी गवर्नमेंट इशूड वैलिड ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए, जैसे पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट में भी हो सकती है, जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसके ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सो ये सारी चीजें आपके पास हैंडी होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर्म स्टार्ट करने से पहले इन चीजों को अपने पास रख लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। सो कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑप्ट करने हैं, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हालांकि ये लेक्चर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई इंफॉर्मेशन छूट जाएगी, अगर आपको लगता है कि इस डाउट का हमें आंसर नहीं मिला, तो वो अपना डाउट कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, हम उसका आंसर जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी साइट पे जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा सकते हो। सो 6 अप्रैल एट द मिडनाइट ये फॉर्म जो है, ये जो साइट है वो लॉन्च कर दी गई थी। साइट का नेम है CUET डॉट, यहां पर आप देख सकते हो smrth.ac.in। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करो, डायरेक्टली साइट पे पहुंच जाओगे। इस साइट पर आने के बाद यहां पर आपको सारी चीजें दिख रही हैं, होम पेज, इंफॉर्मेशन बुलेट, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज, एप्लीकेशन गाइडलाइन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट अस, साइन इन एंड रजिस्टर। तो सारी जानकारी यहां पर आपके पास ऑलरेडी दे रखी है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या होना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे पहली चीज आपको यही चेक करनी है, एलिजिबिलिटी। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, सबसे पहले अपने माइंड में वो सेट करो, तब जाके रजिस्ट्रेशन करवाना। ये ना हो कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया है, फिर बाद में आप सोच रहे हो भला एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में लें। तो आपको कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज ऐसे सिलेक्ट कर लेनी है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, जहां पर आपकी इच्छा है, या फिर आप 2 यूनिवर्सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। टोटल 50 से लेकर 60 यूनिवर्सिटीज हैं जो इस टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर रही हैं और आपको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। सो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। आपने जोन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर आप क्लिक कर दो बस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यहां पर, तो सारी लिस्ट आपके सामने है। यहां पर अदर यूनिवर्सिटीज में भी डिटेल्स कुछ गिवन है, जो अदर यूनिवर्सिटीज यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहां पर अपनी एडमिशन करवाना चाहते हो, यहां पर आप अपने कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, डिग्री कोर्सेज कौन कौन से यहां पर हैं, प्रोग्राम का नेम क्या है, क्या क्या आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने CUET का एग्जाम देना है और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जाम का, वो सारी डिटेल आपको यहां पर दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स में अपनी एडमिशन करवाना चाहते हो, तो आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। वहां पर आपको प्रोग्राम का नेम क्या सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोग्राम नेम BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, जो भी इसका नेम है। आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और कॉम्बिनेशन क्या होगा वो भी यहां पर दे रखा है। आपको एक जो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है वो तो करनी पड़ेगी, साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री,
इनके कॉम्बिनेशन में से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, सबसे पहले अपने माइंड में वो क्लियर करो, लिख लो एक कॉपी लेकर, एक पेन लेकर कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से प्रोग्राम में जाना है। जैसे अगर आप कॉमर्स की फील्ड से हो तो आप बीसीए भी कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो। तो इन तीनों में से आपको कौन सा जाना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, वो सारी डिटेल आपके सामने यहां पर अवेलेबल है। सो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, हमें सारे प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड कर रही है वो हमें मिलते जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं बीकॉम की, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कॉमर्स की फील्ड से हैं। तो चेक करते हैं कि कहां पर है हमारा बीकॉम। काफी नीचे है, ये रहा बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स सेक्शन 1 सेक्शन 2 में आपको देने हैं पता है ना आपको। CUET में 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2 जहां पर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और सेक्शन 3 जहां पर आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पर एडमिशन लेना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स में, तो आपको कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से कॉम्बिनेशन में अपीयर करना पड़ेगा, सारा यहां पर दे रखा है। रजिस्टर करवाने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने आपको बता दिया। रजिस्टर करवाने से पहले कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेनी है वो आप अपनी माइंड में क्लियर करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो बीकॉम में या फिर बीकॉम ऑनर्स में, तो आपको CUET में उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने यहां पर स्पेसिफाई किए हैं। अगर आप थोड़ी और डिटेल जानना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर साइट पर भी जा सकते हो। हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये एक तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड किए गए वो प्रोग्राम्स हैं जो आप इनरोल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल साइट पर जा सकते हो, और यहां पर साइट पर जाकर सारी डिटेल्स आपको इजीली विजिबल होंगी। आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्लिक हियर, आपको एडमिशन पेज पर ये ले आएंगे। कहां एडमिशन लेनी है, अंडर ग्रेजुएट्स, क्लिक करिए। यहां पर आपको क्या देखना है, एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स। तो बस यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, अपनी एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करो। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, और सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है। जैसे हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर एडमिशन लेनी है फॉर एग्जांपल, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्लास 2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। या तो आप 12th पास कर चुके हो, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है, या फिर आप 12th में अपीयर होने जा रहे हो 2022 एग्जाम्स में। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, यानी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी आपको क्लियर करनी है। और वो क्या है, सिंपल, मान लो कि आप बीकॉम ऑनर्स नहीं, सिंपल बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको CUET के टाइम पर जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। क्या है क्राइटेरिया, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 1। अब यहां पर आप सेक्शन 1 देख सकते हो, ये रहा आपका सेक्शन 1। यहां में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है जिसमें आपको अपना एग्जाम देना है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हिंदी, पंजाबी, मराठी, मलयालम, गुजराती, बंगाली, ये कुछ 13 लैंग्वेजेस हैं जो रिकमेंड की गई हैं, आपको उसी में से चूज करना है।
नेक्स्ट, इसके साथ साथ आपको एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 में से आपको कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। अगर आप 3 नहीं करना चाहते, कंपल्सरी नहीं है कि आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, आप एक सब्जेक्ट चूज करो सेक्शन 1 से और एक सब्जेक्ट चूज करो सेक्शन 2 से। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 में आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो और सेक्शन 2 से कोई एक सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी हो सकता है शायद उसमें से एक, या फिर बिजनेस स्टडीज हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, क्योंकि ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री हो सकता है आपके लिए, है ना, और जो फिजिक्स है, जो बायोलॉजी है, वो हो सकता है आपके लिए। ऐसे ही साथ में आपको सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट होगा, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है, जिन स्टूडेंट्स ने माइंडसेट बना लिया है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है और उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और वहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको CUET में कौन से सब्जेक्ट टेस्ट के तौर पर प्रिपेयर करने हैं, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले आपको ये क्लैरिफाई करना है अपने माइंड में, यूनिवर्सिटी कौन सी होगी और उस यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेनी है और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। कॉम्बिनेशन 1, एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए मैंने आपको दिखाई, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की लिस्ट ए में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट देना पड़ेगा। CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। B1 में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। तो लिस्ट बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ये रही, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट आप अगर बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप केमिस्ट्री या साइंस के थोड़ी कोई सब्जेक्ट चूज करोगे, आप बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से कोई एक करोगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, आपको पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं B1 से, और चौथा सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्ट करना है वो B1 से भी हो सकता है, B2 से भी हो सकता है। यानी आपको 4 टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो बीकॉम में तो आपको 4 सब्जेक्ट के टेस्ट देने पड़ेंगे। पहला लैंग्वेज टेस्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट मान लो अकाउंट्स, तीसरा अगेन सब्जेक्ट टेस्ट मान लो इकोनॉमिक्स, और चौथा अगेन सब्जेक्ट टेस्ट जो कि बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योर, कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन 1 है ये। कॉम्बिनेशन 2 भी आपके लिए अवेलेबल है। कॉम्बिनेशन 2 के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट ए में से कोई एक सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज करनी है, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, कोई भी। देन आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है B1 से या B2 से। ये हमने जो एग्जांपल ली है, याद रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए है। आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है आप उसकी एग्जांपल लोगे। B1 और B2 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी एक। देन आपको सेक्शन 3 यहां पर प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि जर्नल टेस्ट है। इसका मतलब देखा जाए तो ये जो सेक्शन 3 है ना, वो एक तरह से आपको बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सिलेबस की। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, हमारे एग्जाम्पल वही है, हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं क्योंकि भाई हम सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल नहीं दे सकते। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, उनके प्रोग्राम्स चेक करो, उनके प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी चेक करो, और एलिजिबिलिटी के साथ अब हम सिलेबस चेक करते हैं। मान लो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इनको प्रिपेयर करना होगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट तो आपको पता है,
आप जोन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे उसकी ग्रामेटिक्स, उसके कॉम्प्रिहेंसिव्स, उनके पैसेजेस आएंगे, तो उसका कोई सिलेबस नहीं है। और अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो आपको पता है वहां पर आपको करंट अफेयर्स, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, मैथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका भी कोई स्पेसिफिक सिलेबस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, डोमेन में अपना टेस्ट दे रहे हो, मान लो अकाउंट्स में, तो उसका सिलेबस आपको पता है, यहां पर आप देख सकते हो 11th और 12th का जो सिलेबस है वही यहां पर दे रखा है। इसी तरह अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज का एग्जाम देने बैठे हो, डोमेन सब्जेक्ट, तो यहां पर आपका जो 11th और 12th का है ना वही मेन है, ज्यादातर 12th का है, यहां पर आप देख सकते हो। सिलेबस भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। सर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो तो बताओ। भाई रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले ये सब कुछ एक बार चेक कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। डिटेल्स आपके सामने है। पहली चीज, ऑनलाइन सबमिशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 6 अप्रैल से, 6 मई तक रहेगी। शाम को 5 बजे तक अगर आपने ये फॉर्म फिल कर दिया तो ठीक, नहीं तो उसके बाद कोई टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको फीस भी देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के 3 स्टेप्स हैं, 1 2 3। तीसरा स्टेप है पेमेंट करना। पहला स्टेप आपने कर दिया, दूसरा स्टेप भी कर दिया, तीसरा स्टेप आपने ऑनलाइन फीस पे नहीं की। जब तक आप ऑनलाइन फीस पे नहीं करते तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के तुरंत बाद 6 मई रात को 11:50 से पहले आपको फीस भी देनी पड़ेगी। नॉमिनल फीस है, ज्यादा फीस नहीं है। आपको यह भी पता होगा कि एग्जाम जो है वो 2 स्केड्यूल्स में करवाए जा रहे हैं, डेट अलग अलग होगी, मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी, स्लॉट 1 स्लॉट 2, स्लॉट 1 मॉर्निंग में होगा, स्लॉट 2 आफ्टरनून में होगा। स्लॉट 1 में टाइम ज्यादा कम दिया जाएगा 195 मिनट्स, क्योंकि यहां पर 4 सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के लिए। जबकि स्लॉट 2 जो आफ्टरनून है यहां पर ज्यादा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके 5 टेस्ट ऑप्ट किए जा सकते हैं। अगर आप दोनों में ऑप्ट करते हो तो टोटल आप 9 टेस्ट दे सकते हो। मान लो आपने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों में अपने टेस्ट देने हैं, तो आपको 2 बार एप्लीकेशंस भरनी पड़ेंगी, 2 बार आपको फीस देनी पड़ेगी। स्लॉट 1 में आप 4 टेस्ट दे सकते हो, जिसमें पहला टेस्ट आपका जो लैंग्वेज है, दूसरा तीसरा आपका डोमेन होगा, और चौथा जो आपका जर्नल टेस्ट होगा, नॉलेज बेस्ड टेस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स आएगा। ऐसे ही जो स्लॉट 2 है जो इवनिंग का है, उसमें आपके 5 टेस्ट होंगे। पहला लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा तीसरा और चौथा डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, और 5वां इसमें भी जर्नल टेस्ट होगा। क्योंकि इसमें 5 टेस्ट हैं, अगर आप इसमें अपेयर करना चाहते हो तो ठीक, आप यहां पर 5 टेस्ट भी दे सकते हो। अच्छा, टाइमिंग की अगर बात की जाए, मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 9 से 12:15 तक होगी, इवनिंग 3 से 6:45 पे होगी, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी इंडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। स्लॉट 1 में आप 4 सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। 650 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 600 और एससी एसटी 550। अगर आप आउटसाइड द इंडिया में टेस्ट देना चाहते हो तो उसके भी 10-12 सेंटर बनाए गए हैं। अगर आप इंडिया में नहीं हो, इंडिया के बाहर हो और टेस्ट देना चाहते हो तो उसकी फीस 3000 है। इसके अलावा अगर आप आफ्टरनून स्लॉट में टेस्ट देना चाहते हो तो 650 जनरल कैटेगरी, 600 ओबीसी, 550 एससी एसटी और 3000 जो आउटसाइड है। थर्ड जेंडर और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी यही फीस एप्लीकेबल है। एक चीज याद रखना कि आपके एक्स्ट्रा चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस अलग होंगे, यानी उसकी पेमेंट आपको अलग से करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पैटर्न आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो जरूर बना देंगे। CUET का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। आपको किसी भी तरह कोई भी ऑफलाइन सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपको करना है कंप्लीट ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। देन
बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द एप्लीकेशन, फिर से मैं बता रहा हूं, हर एक कैंडिडेट को अपना प्रोस्पेक्टस जरूर चेक करना चाहिए रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी का। मतलब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहां की एलिजिबिलिटी, वहां पे प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, उस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET में कौन कौन से टेस्ट देने हैं। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट, कम से कम 2 डोमेन टेस्ट और एक जो आपका जर्नल टेस्ट होगा वो देना पड़ेगा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट आपको चेक करना है। अगर आपने वो चेक नहीं किया, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो हो सकता है आपको एडमिशन ना मिले। तो जितनी भी डिटेल्स हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स कितने एडमिट किए जाएंगे, एज क्या होनी चाहिए, पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होनी चाहिए, सारा आपको खुद चेक करना है। देन अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। सारी डिटेल हमने आपके साथ शेयर कर दी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपके सामने पूरी साइट अवेलेबल है, यहां पर आप डायरेक्टली देख सकते हो साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन ही करवानी है। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारे साथ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने शेयर कर दी है, स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। सो ये स्टेप्स हमारे सामने अवेलेबल है, इन्हीं स्टेप्स को हम यहां पर फॉलो करेंगे और यही स्टेप्स आपको भी साइड बाय साइड फॉलो करने हैं। एक चीज याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हुई और आपने फीस पे कर दी तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपने फॉर्म फिल किया है, रजिस्टर करवा लिया हुआ है, लेकिन फीस अभी पे नहीं की है। तो फीस पे नहीं की है मतलब आपकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपनी गलतियों को सही कर सकते हो, लेकिन अगर फीस पे कर दी तो फिर गलतियां सही नहीं होंगी। और एक चीज याद रखना, जो भी आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है रजिस्ट्रेशन करवाते समय, वो आपको टेंथ के अकॉर्डिंग, जो टेंथ में आपके सर्टिफिकेट का आपका नेम है, आपका मदर का नेम है, आपके फादर का नेम है, जो रजिस्ट्रेशन जो एड्रेस है वो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट होना चाहिए। सो चलिए, ये हमारे पास स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द CUET। जैसे कि मैंने बताया, अब इस साइट पर जाओगे CUET.samarth.ac.in, यहां पर जाकर आपको कुछ इस तरह की होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे, वो जानकारी जो आपको होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है, फिर भी अगर आप इसको एक बार रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हो। यहां पर बार बार आपको देखने को मिलेगा कि एक बार गलती हो गई तो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। सो ये सारी जानकारी आप एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो। पासवर्ड जो आपको जनरेट करना है उसके बारे में भी यहां पर डिटेल्स मेंशन है। पासवर्ड अगर आप भूल चुके हो, उसको रीसेट करना है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है। आपने बता देना कि हाँ भाई, मैंने सारी जानकारी ले ली है, मेरे को पता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हूं। अब आप प्रोसीड कर सकते हो, क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज जो हमने कर ली, स्टेप 2, इंफॉर्मेशन बुलेट्स को रीड करो, हमने रीड कर लिया। कुछ इसी प्रकार हमने देखा था, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ये भी हमने कर लिया। अब आता स्टेप 3, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज इट इज जो 10th में था वो पूरा फिल करना है। तो हम आपके साथ यहां पर फिल कर देते हैं ताकि हमें भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाए और साइड बाय साइड आप भी फिल करते जाइए। यहां पर आप सबसे पहले अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर लीजिएगा।
स्टेप 3 है, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो यहाँ पर हम हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन को हम थोड़ा ब्लर कर देंगे क्योंकि भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन हम ज्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं। सो कैंडिडेट नेम एज पर द क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। सो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। नेक्स्ट, फादर्स नेम। जो जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करते जानी है और ग्रीन टिक बनता जाएगा। मान लो अगर ग्रीन टिक नहीं बनता है तो इसका मतलब आपने डिटेल शायद गलत रखी है। ओके, सो यहां पर आपको अभी हमने चेक किया, कैपिटल वर्ड्स में भी लिखा तो भी टिक बनाया, सिंपल वर्ड्स में लिखा तो भी टिक बनाया। तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे लिख सकते हो। फादर्स नेम एज पर, यहां पर आप क्लिक करके देखो लिखा आता है फादर्स नेम मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 10th। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। मदर्स नेम, देन गार्डियन नेम। यहां पर गार्डियन नेम अगर आप नहीं भी फिल करते हो तो भी चलेगा क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, ओके, यहां पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, डे, मंथ, देन ईयर। साथ साथ आप भी फिल कर सकते हैं, है ना। जेंडर, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। नेशनैलिटी, इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेनर, सो इंडियन। आइडेंटिटी टाइप, अब आप यहां पर देख सकते हो कि आप कौन कौन से प्रूफ यहां पर लेकर आ सकते हो। पैन कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड भी आप डाल सकते हो, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। हम यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल पैन कार्ड। यहां पर आपको पैन कार्ड की आइडेंटिटी जरूर फिल करनी है। जैसे मान लो आपने स्कूल आइडेंटिटी अगर यहां पर डाली है, स्कूल आईडी कार्ड डाली है, तो उसकी तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं, तो छोड़ दो। लेकिन अगर पैन कार्ड डाला है या फिर आधार कार्ड डाला है तो यहां पर आप आइडेंटिटी लिख सकते हो। सो आइडेंटिटी हम यहां पर मेंशन कर देते हैं और बहुत ध्यान से आपने फिल करनी है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर गलती हो गई तो आप इसको फाइनल पेमेंट करने से पहले एडिट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, प्रेमिसेस नंबर या फिर नेम। अगर नेम है, अगर आपकी कोई कॉलोनी है तो यहां पर आप अपनी कॉलोनी लिख सकते हो। अगर कॉलोनी नहीं है, सीधा हाउस नंबर है तो हाउस नंबर लिख सकते हो। देन सब लोकेलिटी, अगर आपके पास है कोई सब लोकेलिटी, कोई नगर है, तिलक नगर, राजनगर, सुभाष नगर, कोई ऐसा है तो आप वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। या फिर आपका कोई सेक्टर है तो आप सेक्टर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, लोकेलिटी, मतलब कौन से एरिया में आपकी जगह पड़ती है, कोई नियर अबाउट लोकेशन, तो आप वो लिख सकते हो। अगर हम यहां पर अपनी सिटी लिखें वो भी सही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज लिख सकते हो। कंट्री ऑब्वियसली इंडिया। स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट अगेन, पिन कोड, जिप कोड, इसको आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो अपनी करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग। ईमेल, यहां पर ध्यान रखना आपको ईमेल अपनी ही यहां पर डालनी है, अपने फ्रेंड की नहीं, अपने पेरेंट्स की नहीं, अपनी डालनी है जो ओरिजिनल है, जिसको आप यूज करते हो। क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी एडमिट कार्ड आएगा वो यहीं पर आएगा। और वो ईमेल डालना जो एक्टिव है। यहां पर लिखा प्लीज फिल अप केयरफुली एज ऑल कम्युनिकेशंस वुड बी सेंट एट दिस ईमेल आईडी। यहां पर हम फिल कर देते हैं। उसको कंफर्म भी करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर,
आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करते हुए कंट्री कोड या जीरो मेंशन नहीं करना है, और वो मोबाइल नंबर आप ही का होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर शेयर की जाएगी, फ्यूचर कम्युनिकेशन भी वहीं पर होगी। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर आपको कंफर्म भी करना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर यहां पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का, रिलेटिव्स का। नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस। अब आपको यहां पर सेम एज इट इज क्लिक कर देना है कि भाई जो एड्रेस हमने ऊपर से लिया है वही हमारा सेम रेजिडेंशियल एड्रेस भी है। अब यहां पर आपको पासवर्ड अपना प्रिपेयर करना है, एक ऐसा पासवर्ड जिसमें अपर लेटर भी हो, लोअर लेटर भी हो, यानी कैपिटल वर्ड भी हो और स्मॉल वर्ड भी हो, उसमें नंबर भी हो, और एक जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं ना, हाइफन जैसे एट द रेट, ऐसा कुछ भी होना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं। ओके, ग्रीन टिक बन चुका है, मतलब सही है, चल जाएगा हमने जो पासवर्ड रखा है। इस पासवर्ड को याद रखना, क्योंकि यही पासवर्ड आपको लॉगिन करने के टाइम पर यूज करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी रख सकते हो, विच इज योर फेवरेट बुक, विच इज द वेबसाइट यू आर रियरली विजिट, कोई भी आप रख सकते हो, पेट नेम, कुछ भी। ओके, नेक्स्ट, सिक्योरिटी पिन। जो यहां पर लिखा है इसको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप कि सारी डिटेल्स हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। ये बेसिक डिटेल्स हैं, ये सिर्फ बेसिक डिटेल्स हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अच्छा, अब यहां पर जो भी आपने फिल किया है वो आपके सामने आ चुका है। आप इसको एक बार कंफर्म कर सकते हो, अपने नेम, फादर नेम, मदर नेम, सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। गलती हुई तो दोबारा करेक्ट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सो जो भी आपने अभी तक शेयर किया वो सारी आप यहां पर लिख सकते हो। अब यहां पर आपको वेरिफिकेशन भी करनी है। काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। आपने अपना नेम चेक कर लिया, सही है, टिक लगाओ। फादर नेम चेक किया, सही है, टिक लगाओ। ईमेल, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल, परमानेंट एड्रेस, सब कुछ आपने यहां पर अपना चेक कर लिया तो टिक लगाओ। मोबाइल नंबर और ईमेल सबसे ज्यादा देखना, क्योंकि अगर वो गलत हुआ तो आपका कुछ भी फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगा। सो यहां पर अब आपको डिक्लेरेशन करनी है। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो, आपको लगता है मिस्टेक हुई है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अगर आपको लगता है नहीं भाई ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, तो सबमिट करो, और फिर आपके पास ओटीपी आ जाएगी आपके मोबाइल पर। अब वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर पे हमारे पास ओटीपी आ चुकी है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर सबसे नीचे फिलअप करनी है। तो देखते हैं, चेक करते हैं हमारे पास ओटीपी आई है या नहीं आई है, कितना टाइम लगता है। अभी तक रिसीव नहीं हुई है, लेट्स सी। सो फाइनली ओटीपी जो है वो हमें रिसीव हो चुकी है। ओटीपी फर्स्ट टाइम में रिसीव नहीं हुई थी, सो हमने दोबारा से, नीचे ही ऑप्शन अवेलेबल था, सबमिट के बिल्कुल नीचे यहां पर ऑप्शन अवेलेबल था टू रीसेंड वेरिफिकेशन कोड। सो हमने तो पूरा वेट किया, एटलीस्ट आप यहां पर देख सकते हो 6 मिनट्स हो चुके हैं, यानी 8-9 मिनट हमने वेट किया, उसके बाद ओटीपी आई। अब हम ओटीपी फिल कर सकते हैं, 6 मिनट्स अभी भी हमारे पास है। ओके, ओटीपी फिल करने के बाद ये जो आपको नीचे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, वो करने के बाद आपको यहां पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आपकी जो मोबाइल की वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है। अब आपके पास आ चुका है
फॉर्म स्टेटस में यहां पर आप एक देख सकते हो छोटा सा टिक बन चुका है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। यहां पर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है, आपने अभी एप्लीकेशन फिल नहीं की है। सो वेलकम CUET UG 2022 एप्लीकेंट, you can apply and track our CUET 2022 एप्लीकेशन here। अब आपको यहां पर क्या करना है, दूसरे नंबर पे ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, तीसरे नंबर पे आपको फीस पे करनी है। यहां पर आपके पास क्विक लिंक्स भी हैं, आप देख सकते हो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ है, आप ईमेल भी वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, जो एडमिट कार्ड आएगा वो वेरिफिकेशन ईमेल आईडी पर ही आएगा ना, तो आप इसको भी वेरीफाई कर लो। यहां पर आप अपनी माई पेमेंट्स, नीड्स, हेल्प सब कुछ देख सकते हो। यहां पर आप अपनी जो एप्लीकेशन नंबर है उसको जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि भाई अगर आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। सो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, या फिर अपनी एप्लीकेशन नंबर लिख लेना चाहिए। तो हम यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर नोट डाउन कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। अपना पासवर्ड भी कहीं पर लिख के जरूर रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं गुम हो जाए तो आपके काम आए। ये पहला स्टेप हमने परफॉर्म किया है। ये स्टेप आप यहीं पर रोकना चाहते हो, आराम करना चाहते हो, अगले दिन दूसरा स्टेप करना चाहते हो, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन 6 मई से पहले कर देना। सो हम तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाए। एप्लीकेशन नंबर यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। और साथ में हम इसका स्क्रीनशॉट भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए, अब आगे आपको कंटिन्यू करना है तो बढ़ो आगे, नहीं करना तो यहां छोड़ के आप जा सकते हो, अगले दिन सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर करवा लेना। हम कंटिन्यू करते हैं। सो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां पर आपको थोड़ी और ज्यादा डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, ये आपने फिल नहीं की है। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी, ओबीसी सिलेक्ट करते हो तो आपके पास उसका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आगे, इफ यू आर अ पीडब्ल्यू यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको यहां पर मेंशन करना है येस और नो। अगर येस है तो फिर आगे आपको डिटेल्स भी भरनी पड़ेंगी। फादर्स नेम, फादर्स क्वालिफिकेशन, आपको अपने फादर की क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए, डॉक्टरेट, नॉट एप्लीकेबल, इलिटरेट, जो भी अकॉर्डिंगली आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फादर्स ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, जो भी आपके पास डिटेल्स हैं वो आपको यहां पर फिल करनी पड़ेंगी। तो कोई भी इनमें से एक फिल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विस। नेक्स्ट, मदर्स नेम, मदर्स क्वालिफिकेशन, हालांकि इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी चलो भर देते हैं। ऑक्यूपेशन कोई भी एक भर दो, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। गार्डियंस नेम पहले भी नहीं लिखा था तो अब भी लिखने की जरूरत नहीं है। एनुअल फैमिली इनकम, जो एक एनुअल फैमिली इनकम इन रुपीज, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। आर यू ट्विंस, अगर आपका कोई भाई बहन है, ट्विंस हो, अगर अप्लाई होता है यस नो, जो भी आप कर सकते हो। कौन से स्टेट में अभी आप फिलहाल रह रहे हो वो आपको यहां पर फिल करना है। क्या आपको डायबिटिक की प्रॉब्लम है, यस नो, क्योंकि एग्जाम देते हुए कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो डिटेल्स भी आप यहां से मांगी जा रही हैं। सो नेक्स्ट, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ, इंडिविजुअल ट्यूशंस, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज या फिर अदर, जैसे भी आपको सही लगे। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अच्छा आपने कौन से मीडियम में अपनी 10th 12th जो है वो कंप्लीट करनी है, आपने कौन सा मीडियम वहां पर चूज किया है, ज्यादातर हिंदी होंगे,
या फिर स्टेट लैंग्वेज होगी या फिर इंग्लिश होगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देन इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको चेक इफ दिस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो वो भी आपका फिल हो चुका है। अदर कोटा एंड कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, येस और नो आपको फिल करना है। आर यू अ कश्मीरी माइग्रेट, येस और नो अगेन। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल, क्या आप किसी डिफेंस पर्सोनल के बच्चे हो, मतलब जो शहीद हो चुके हैं या फिर जंग की लड़ाई लड़ चुके हैं या फिर ऐसा कुछ, वो भी आपको मेंशन करना है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर आप एनसीसी कोटा में हो तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर उसमें भी आपका कोई लेवल है डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो अगर आपके फादर या मदर यूनिवर्सिटी में ही काम करते हैं, वहां पर टीचर हैं या कुछ भी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते हैं, तो वो भी आप यहां पर फिल कर सकते हो। डन। अब यहां पर आप दो चीजें देख सकते हो, बैक, सेव। बैक अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो, सेव अगर आपको यहां तक फिल किया गया सब कुछ अगर आपका सही है तो आगे बढ़ो, सेव। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स दोबारा से एक बार आपके सामने शो की जाएंगी, बार बार आपको दिखाया जाएगा जो भी आपने अभी तक फुलफिल किया। नेक्स्ट, अपडेट पर्सनल फॉर्म, बैक टू डैशबोर्ड, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। तीन इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो अपडेट, पीछे जाना चाहते हो डैशबोर्ड तो पीछे भी जा सकते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन के साथ तो प्रोसीड टू नेक्स्ट, आगे। अब आपको यहां पर मैंने जैसे कि कहा था 10th का सर्टिफिकेट, रिजल्ट, स्टेटस सब आपको यहां पर चाहिए होगा, तो हमारे पास यहां पर अवेलेबल है, हम इसको फिल करते हैं। सारी डिटेल्स आपको अपने पास हैंडी रखनी है, ओके। तो 10th के अकॉर्डिंग रिजल्ट स्टेटस क्या है, मतलब सॉरी पासिंग ईयर नहीं, रिजल्ट स्टेटस पहले। पास्ट, ऑब्वियसली पास्ट ही होना चाहिए, नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे भाई। ईयर ऑफ पासिंग, ओके, सो आपको सर्टिफिकेट में ही आपको ये दिया होगा जिस भी ईयर में आपने ये पास किया है। देन क्वालिफिकेशन एग्जाम, 10th और इक्विवेलेंट, ऑब्वियसली 10th चाहिए आपको, 12th अगर आपके पास है तो भी ठीक है, 12th का अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो भी ठीक है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब जहां पर आपने स्कूलिंग की थी वो कौन सा एरिया था। टाइप ऑफ स्कूलिंग, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय या फिर जवाहरलाल, कौन सा था, प्राइवेट, अनएडेड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल था, तो मैक्सिमम प्राइवेट अनएडेड, ओके। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, कौन सी कंट्री से आपने ये पास किया था, इंडिया से, अगर आप इंडिया से ही पास किए हो तो। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करता था, कौन सी स्टेट में आपने ये एग्जाम दिए थे, आप फिल कर सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करने पड़ेगी। बोर्ड का नेम क्या था, सो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, जिसमें भी आपने किया था वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। स्कूल कॉलेज नेम और एड्रेस क्या है वो भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। ओके, स्कूल कॉलेज पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। आपका रोल नंबर क्या था, क्लास रोल नंबर नहीं, जो रोल नंबर बोर्ड की तरफ से इशू किया गया था वो आपको यहां पर मेंशन करना है। देन रिजल्ट मोड, परसेंटेज था या ग्रेड था, अगर परसेंटेज था तो मैक्सिमम मार्क्स कितने, यानी कितने में से कितने आए, तो वो भी आपको यहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे और उसकी परसेंटेज जो बनेगी वो आपके सामने अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट, 12th आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। रिजल्ट स्टेटस, पास्ड हो तो फिर बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, अगर आप अपियरिंग हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो अपियरिंग 2022,
क्वालिफाइंग एग्जाम, 12th और इक्वलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन या रूरल, टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, जो भी आपके पास एप्लीकेबल है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड नेम, देन कॉलेज या फिर जिस भी स्कूल से आपने किया था, देन स्कूल कॉलेज और पिन कोड, जो वहां का पिन कोड होगा वो आपको यहां पर फिल करना होगा। रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर आ चुका है या आएगा वो भी आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक भी जा सकते हो अगर आपको कुछ एडिट करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने सेव कर दिया। अब देखो यहां पर दो जगह आपकी चेकलिस्ट बन चुकी है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स। अब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी यही है आपके लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेनी है और कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे उसका प्रोग्राम कौन सा है, कौन से प्रोग्राम में कितने एग्जाम, कितने टेस्ट आपको देने, वो सब आपको वहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो प्रीवियस सेक्शन में जाना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, सही है सब कुछ तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो अब हमें यहां पर वो यूनिवर्सिटीज ऐड करनी पड़ेंगी, एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी हमारे पास यहां पर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने यहां पर उन्होंने फिर से शो कर दिया है। क्या कहा है कि आप जोन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी वेबसाइट पे जाकर पर्सनली एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स में पूछे जाने वाले टेस्ट जरूर देख लेना। ये ना हो कि आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहां पर आप केमिस्ट्री के एग्जाम दे रहे हो। सो डोमेन सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको CUET में अपना टेस्ट सिलेक्ट करना है। सो बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। जैसे कि हमने एग्जांपल ली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। ये है यूनिवर्सिटी दिल्ली। ओके, ये रही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हो। आप प्रोग्राम्स देख सकते हो सारे आपके सामने, BA ऑनर्स जर्नलिज्म, BA ऑनर्स हिंदी, सारे अवेलेबल हैं जिसमें भी आप जाना चाहते हो, चाहे आप कॉमर्स के फील्ड से हो, चाहे आप मेडिकल नॉन मेडिकल, चाहे आप कॉमर्स की फील्ड से हो। तो हम बीकॉम सिंपल विदाउट ऑनर्स वाली को सिलेक्ट करते हैं। ये हमने कर दिया ऐड, आपका ये सेक्शन ऐड हो चुका है। आप इसको रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब आप चाहो तो और भी यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पुडुचेरी यूनिवर्सिटी हमने यहां पर सिलेक्ट किया, यहां पर ज्यादा कोर्सेज नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यहां पर हमने सिलेक्ट किया, यहां पर भी ज्यादा कोर्सेज नहीं है। ओके, गुजरात, BA इन जर्मन स्टडीज, BA इन चाइनीज, फॉर एग्जाम्पल BA इन जर्मन स्टडीज। हमें यहां पर भी अपनी सिलेक्शन करवानी है, हमें यहां पर भी अपनी मेरिट लिस्ट काउंट करवानी है, तो आप इसको भी ऐड कर दो। पेमेंट आपको एक ही करनी है, टेस्ट आपको एक ही बार देना है, बस आपको यहां पर वो यूनिवर्सिटीज ऐड करते जानी है जहां पर आप अपनी मेरिट लिस्ट काउंट करवाना चाहते हो। और आपकी यहां पर प्रायोरिटी सेट नहीं हुई है, आप जो सी मर्जी यूनिवर्सिटीज पहले ऐड कर सकते हो। अब हम एक और यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं जो थोड़ी फेमस होगी। हाँ, यहां पर काफी कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल BA इन इकोनॉमिक्स आप करना चाहते हो तो उसको भी ऐड कर सकते हो।
एक और ट्राई करते हैं, आपको जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, अब अगर आप पंजाब में रहते हो तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ज्यादा अप्लाई करना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हमें दिख नहीं रही है, होनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि डिटेल्स में यहाँ पर मेंशन थी। ओके, कोई भी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक बार हम दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं। दिस, लेकिन इस बार हम कोर्स चेंज कर देते हैं, हम ट्राई करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या ये ऐड हो सकती है? हाँ, ये भी ऐड हो सकती है। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 बार फिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेकिन अपने जो प्रोग्राम नेम है वो चेंज कर दिए। सो आपको यूनिवर्सिटी और उनके प्रोग्राम नेम्स, इनकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। आप चाहो तो इसमें से रिमूव कर सकते हो, मान लो कि हमें नहीं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को रिमूव करना है, हमें इसमें मेरिट लिस्ट अपनी नहीं चाहिए, तो रिमूव कर दो। अब आप पीछे भी जा सकते हो या फिर फर्दर प्रोसीड भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू, तो ये आपने सिलेक्शन की है, ये आपके सामने प्रीव्यू है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको नेक्स्ट सेशन पे प्रोसीड करना है, और अब आपका नेक्स्ट सेशन क्या है? स्लॉट 1 और स्लॉट 2, दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सो स्लॉट 1 जैसे कि मैंने बताया 4 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। पहला इसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा, वो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यहां पर ध्यान देना, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी जिसमें आपने एडमिशन लेनी है और जो प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये ना हो कि आपने बीएससी में एडमिशन लेनी है और आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। आप टेस्ट तो दोगे, आप सीयूईटी में टेस्ट देने तो पहुंच जाओगे, आपको टेस्ट भी देने दिया जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपका नेम नहीं आएगा। सो आपको एलिजिबिलिटी जरूर चेक करनी है। सो अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर। 3 लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहां पर हम स्लॉट 1 की बात करते हैं। लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इसमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो इंग्लिश, देन डोमेन सब्जेक्ट 1। अब यहां पर आपने बीकॉम में एडमिशन लेनी है, बीए में एडमिशन लेनी है, जो अभी हमने प्रोग्राम सिलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा डोमेन सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये यूनिवर्सिटी की साइट बताएगी। तो आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर खुद पर्सनली चेक करना पड़ेगा कि हमें कौन सी सिलेक्शन करनी है। तो यहां पर हम अगर बीकॉम में अप्लाई करना चाहते हो तो अकाउंटेंसी, दूसरा सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडीज हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब चेक किया तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योर में से कोई भी हो सकता है। तो यहां पर हम कर लेते हैं इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, सो ऐसे ही लास्ट में, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जर्नल टेस्ट। अब इसमें यस और नो आपको भरना है। आपको पता है कि ये जो जर्नल टेस्ट है ना, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथमेटिकल टेस्ट या फिर
करंट अफेयर्स के टेस्ट पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स तो इसको नो ही भरेंगे, वो कहेंगे हमें क्यों टेस्ट देना है, हम नहीं देंगे। लेकिन भाई ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सिलेक्ट किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या कहती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहती है कि अगर आपने बीकॉम में एडमिशन लेनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप एक लैंग्वेज, दो सब्जेक्टिव टेस्ट जो कि दो डोमेन टेस्ट और एक अनदर डोमेन टेस्ट आप दो, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आप लैंग्वेज टेस्ट दो, एक डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट दो और एक आप सेक्शन 3 जो कि जर्नल टेस्ट है वो दो। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नो भर देंगे। आपने डिसाइड नहीं करना है, आपकी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस प्रोग्राम के अंडर आप चेक करो कि क्या सेक्शन 3 मेंशन किया गया है। यहां पर आप देख सकते हो सेक्शन 3 मेंशन किया गया है, तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपने गलती से यहां पर नो फिल कर दिया, आपको टेस्ट नहीं देने दिया, तो आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, तो हम यस कर देते हैं। ऐसे ही बीए वाले स्टूडेंट, वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर जरूर चेक करना कि आपको थर्ड सेक्शन का टेस्ट देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो यस, नहीं देना है तो नो। तो हमने यस कर दिया। अगर आप स्लॉट 2 में अपेयर करना चाहते हो, स्लॉट 2 आफ्टरनून सेशन के लिए है, तो उसमें भी आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। सो अगर हम इसको भी फिल कर दें, आप दोनों में अपेयर होना चाहते हो, तो पहले लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश, हिंदी, यहां पर लिखा यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द पेपर, मतलब हम एक ही भर सकते हैं, या स्लॉट 1 या स्लॉट 2, दोनों नहीं भर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें एडिशनल लैंग्वेज, तो ये हम भर सकते हैं। पहले तो हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं करेंगे। सेकेंड लैंग्वेज जो आपको सेकेंड स्लॉट में देनी है। देन आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं आपके डोमेन के अकॉर्डिंग, यानी कॉमर्स के फील्ड के हो तो अकाउंट्स एक बार कर चुके हो, दोबारा नहीं कर सकते। ओके, कोई और सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, वो भी हम कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर सकते। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इसके अलावा आप कुछ भी भरो चलेगा। यहां पर हम अगर पंजाबी भर दें, अगर अवेलेबल है तो, हाँ, आप अनदर लैंग्वेज स्लॉट 2 में अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो आप अनदर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब यहां पर आप ऑब्वियसली दूसरे सब्जेक्ट्स ही भरोगे जिसमें आपको लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बीए में लेनी है तो आप इकोनॉमिक्स या फिर दूसरे सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप भर सकते हो, होम साइंस, हिस्ट्री। फिफ्थ, जिसमें आपको नॉलेज है, बिजनेस स्टडीज। अच्छा, ये आपने फिल कर दिया। अब यहां पर आपको देखना है, I hereby declare that I have selected the above subjects for CUET 2022 examination and understand that the selected subject is not liable to change or modified in the later stage of the application and examination. इसको आप चेंज नहीं कर सकते। स्लॉट 1, स्लॉट 2, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन। अब आपका मॉर्निंग सेशन होगा या आफ्टरनून सेशन होगा, इट डिपेंड्स, है ना। मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके एग्जाम होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सेव, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, ये आपने सारी डिटेल्स भरी हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में यहां पर आपको एग्जाम सेंटर की डिटेल्स फिल करनी है, यानी आप कहां पर अपना एग्जाम देना चाहते हो। आपके पास 4 प्रेफरेंसेस हैं और आपको ये प्रेफरेंस सीरियल वाइज भरनी है। जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो वो पहले देखो, वैसे तो जहां पर आप अपना सेंटर भरते हो वहीं पर एग्जाम आ जाता है। पहला सेंटर जहां पर आप भरोगे वहां पर ही आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन कई बार वहां पर सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाता है, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। सो क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या होना चाहिए, आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। रीजनल लैंग्वेज भी वो हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी भी हो सकती है। देन आपको यहां पर सिलेक्शन करना है, आप कहां पर जाना चाहते हो।
आपके नियर अबाउट जो मैंने भरा है वो है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये आया है। तो अगर हम पंजाब सिलेक्ट करते हैं, उसमें सिटी हमने लुधियाना सिलेक्ट कर ली। सेकंड प्रेफरेंस अगेन अगर मैं पंजाब ही सिलेक्ट करता हूं तो सेकंड प्रेफरेंस मेरी हो जाएगी फॉर एग्जांपल अमृतसर। अगर मैं फिर से पंजाब ही सिलेक्ट करता हूं और मेरी नेक्स्ट हो जाएगी फॉर एग्जांपल मोगा, और लास्ट मैं अगेन पंजाब ही भरता हूं क्योंकि भाई जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उससे बाहर तो आप जाके एग्जाम नहीं देना चाहोगे ना। नेक्स्ट चलो, सो ये आपको सीक्वेंस वाइज देना है। यहां पर आप सबसे पहले एग्जाम देना चाहते हो उसकी फॉर्मेशन सबसे पहले आपको भरनी है। नेक्स्ट सेव। अब आपके पास पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो तीसरा फॉर्मेट है ना, इसको बहुत अच्छे से आपने भरना है। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी, सारी एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है। टेस्ट पेपर डिटेल भर दी, एग्जाम सेंटर की डिटेल भर दी। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रीव्यू करना है और फिर फी पे करनी है। सो कुछ अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो, नहीं तो फर्दर प्रोसीड करो। अब यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन इन्होंने भी एक बार दोबारा से यहां पर डिस्प्ले किया है। सो करते हैं सिलेक्ट। सबसे पहले फोटोग्राफ, ये हमने सिलेक्ट कर लिए फोटोग्राफ। अब यहां पर स्टार्ट अपलोड के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपकी इमेज करेक्ट होगी तो वो अपलोड हो जाएगी। यहां पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी आई हैं, द फेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड प्रॉपरली और इज नॉट अलाइज्ड और विजिबल क्लियरली। विजिबल नहीं है। ट्राई टू अपलोड अ क्लियर फोटो विद 80% फेस कवरेज विदाउट मास्क। अब यहां पर आपको वो इनकी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी तब जाके ये पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट कैंडिडेट सिग्नेचर। अब यहां पर सिग्नेचर हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट अपलोड, ये अपलोड हो चुका है। यहां पर भी आपको जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना है। देन 10th का सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, तो वो हम यहां पर ट्राई करते हैं। स्टार्ट अपलोड, ये भी हो चुका है। बस यहां पर इमेज की प्रॉब्लम है, उसको भी हम जल्दी से करेक्ट कर देते हैं और फिर दोबारा से अपलोड करते हैं। सो फाइनली जब आप यहां पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर चुके हो तो अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। यानी आपने अपने सिग्नेचर, अपने जो पिक्चर है और अपना जो 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइनली आपने सारा अरेंज कर लिया है। अब यहां पर आप क्लिक कर सकते हो प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। इसके बाद आपको एक फाइनल जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरह। यानी जो भी अभी तक आपने सारी डिटेल्स फिल की हैं विद इमेज, एड्रेस, स्टेटस, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आप इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद लास्ट में अब फाइनली आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, क्योंकि भाई बिना पेमेंट के आपकी ये रजिस्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी। हाँ, पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया 3 स्टेप्स है, रजिस्ट्रेशन करवाना, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना और तीसरे नंबर पे पेमेंट करना। तो आप 2 स्टेप्स परफॉर्म कर चुके हो। इसके लिए आपके पास 6 मई तक का टाइम है, लेकिन 6 मई से पहले ही आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। सो प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ रीड दी साइट मैसेज बिफोर फीस सबमिशन, आपको ये कुछ सारी जानकारी पढ़ लेनी है जो भी डिटेल्स दे रखी है, ताकि बाद में पेमेंट के टाइम पर कोई दिक्कत ना आए। आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, मतलब आपसे एक तरह से कंफर्मेशन मांग रहे हैं, आपको सबको टिक करना है। माई चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी, ये सब करने के बाद फाइनली अब आप यहां पर सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन और फर्दर पेमेंट करने के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अब पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे आप पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बाद में पेमेंट करनी है ना, तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी और सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो आपने नोट डाउन की थी। अच्छा, ये सब करने के बाद फाइनली जब आप फी पे करने के लिए आओगे तो यहां पर आपको अपना नेम, जेंडर, कैटेगरी, वो सारी डिटेल्स दोबारा से देखने को मिलेंगे जो आप भर चुके हो।
आपको पेमेंट कितनी करनी है वो अपनी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी या एससी एसटी, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पेटीएम। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑब्वियसली पेटीएम ही यूज करेंगे क्योंकि ऑनलाइन वॉलेट्स पे में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो फाइनली 16th स्टेप क्या होगा आपका, आपको ये प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। आपकी एप्लीकेशन, आपका पासवर्ड, आपका ये जो प्रिंट आउट है फ्यूचर में आपके काम आएगा। सो बस अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहां पर डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हो और टाइम टू टाइम इस साइट पर वापस आकर अपने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, अपने स्टेटस के रिगार्डिंग, एग्जाम्स के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सब कुछ चेक कर सकते हो यहां पर आकर। बस आपको करना क्या होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। सो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिटेल में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की कि किस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, किस तरह से स्लॉट सिलेक्ट करने हैं, क्या आपको एग्जाम, क्या डोमेन सब्जेक्ट से सिलेक्ट करने हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है ना तो कमेंट में जरूर बताना, हम आपके डाउट्स को आंसर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।